नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ा वाकया हुआ है जिससे मिडिल ईस्ट के कैपिटल्स हिले हुए हैं। इससे तल अवीव भी हिल गया है, इससे दमिश्क भी हिल गया है, इससे अंकारा भी हिल गया है और बाकी कैपिटल्स भी हिल गए हैं, क्योंकि नाज़रीन एक नई रेजिस्टेंस का जन्म हो गया है। और ये नई रेजिस्टेंस पैदा हुई है शाम के अंदर, और उसने इजराइल पर हमले जारी रखने का और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रॉकेट फायर करेंगे और जमीनी जंग भी इजराइल के साथ जो वो लड़ी जाएगी। जो इजराइल ऑक्यूपेशन कर चुका है शाम में और जो जेनोसाइड कर रहा है, इसके लिए जमीनी और फिजाई जंग जो है वो इजराइल से लड़ी जाएगी। इसका ऐलान इस नई रेजिस्टेंस की जानिब से कर दिया गया है। अब शाम के अंदर ये पहली रेजिस्टेंस है, इस तरह का पहला अनाउंसमेंट है जो नई दमिश्क अथॉरिटीज के आने के बाद हुआ है। और ये कई तरफा तनाज़ है, क्योंकि जो तुर्की है, जो सऊदी अरब है, जो जॉर्डन है और जो कतर है, वो जाहिर है इस रेजिस्टेंस को कबूल करने वाले नहीं है। तो वो अंदर से इसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे होंगे, उधर से इजराइल बॉम्बिंग कर रहा होगा, ठीक है, इजराइल के साथ लड़ाई जारी होगी। तो ये दो तरफा और शायद इससे भी आगे मामला फैल जाए और मजीद ग्रुप्स जो है वो इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर लें। तो अगर ये रेजिस्टेंस इतनी पावरफुल है कि ये इजराइल पर हमले कर सकती है, तो फिर एक नया महाज जब यहां पर खुलने जा रहा है, तो एक बड़ा वाकया हो गया। दूसरी तरफ नाज़रीन बात यह है कि ग्लोबल सतह के ऊपर इस वक्त हम एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं। इस वक्त वो तहरीक हम देख रहे हैं कि जो इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर के अंदर, खासकर वेस्ट के अंदर, हम वो दबाव देख रहे हैं जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर है, चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है हर सतह के ऊपर। जब वो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो इस वक्त लिप सर्विस कर रही हैं, जो अपना स्टांस तो बदल चुकी हैं, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि यहां पर जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अमली कदम उठाने से कासर हैं। और वहां पर असलिया भी सारी बात है कि यूरोप से इजराइल को आ रहा होगा, तभी इजराइल ये जारी रखे हुए है। तो वहां पर जो है वो एक एक्शन हमें नजर आ रहा है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को दबाव में लाने के लिए, क्या वो एक्शन भी ले। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है फ्रांस के अंदर। फ्रांस में एक रिपोर्ट सामने आई कि फलाम बंदरगाह से असलहा जब इजराइल को जा रहा है, तो वहां की जो यूनियंस हैं वो हरकत में आई और उन्होंने जाकर वो शिपमेंट्स जो इजराइल को जा रही थी उनको रोक लिया। ये इस नौयत का पहला वाकया है। अब आप देखिए कि इनका ये कोई फलस्तीनी नहीं है, ये कोई इमिग्रेंट्स नहीं है, ये कोई मुस्लिम्स नहीं है, ये कोई अरब्स नहीं है, ये वहां के नेटिव्स हैं और उनकी यूनियंस है। वो उन पोर्ट्स के ऊपर गई और उन्होंने वो शिपमेंट जो इजराइल को जा रही थी वो रोक ली और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी। तो अब ये गवर्नमेंट्स को भी अंदाजा हो रहा है कि अब इस जंग को मजीद जारी रखना उनके लिए कितना मुश्किल होता चला जाएगा। और जिस ग्लोबल ऑर्डर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के क्राइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ग्लोबल ऑर्डर भी रेजा रेजा हो जाएगा अगर वो इसी तरह सपोर्ट जारी रखेंगे। और यूक्रेन की जंग क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, प्यूटन और ट्रंप की कॉल पर बात हुई है, बड़ी ये अहम तरीन कॉल होगी। और चूंकि आगे जंग का फैसला होना है कि जंग किस तरफ जानी है, अभी वो फिर से चल तो रहा है मुसलसल कि न्यूक्लियर भी इस्तेमाल हो सकता है, खुद अमेरिकन मीडिया लिख रहा है, यूरोपियन मीडिया लिख रहा है, तो खतरात तो मौजूद हैं। तो ये फैसला होना है कि जंग किस तरफ जानी है। इस वक्त रशिया के पास ये जवाब है कि वो नेटो को बराह रास्त हिट कर सकता है और उसके न्यूक्लियर एसेट्स हिट हुए हैं, तो उसके पास ये ग्राउंड मौजूद है। तो क्या रशिया इस तरफ जाएगा या वो सिर्फ अपनी जंग जब यूक्रेन ही के अंदर जारी रखेगा, और यूक्रेन में किस स्केल के ऊपर। और चूंकि ट्रंप ने रशिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग बंदी की बात की और नेटो को कसूरवार ठहराया, तो अब प्यूटन की कॉल ट्रंप के साथ हुई है। और चूंकि दोनों तरफ से अनयूजुअल खामोशी है, ट्रंप अभी भी मीडिया पर नहीं आया, एक ट्वीट उसने किया है और उसने कहा कि प्यूटन जब वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, इस कॉल के बाद उसने कहा है। और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्थ कोरिया का जो दौरा हो रहा था वो बड़ा अहम था। ये हमें इस बात का अंदाजा था कि इस क्रूशल टाइम में अगर प्यूटन के खास तरीन आदमी नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं तो इसकी अहमियत होगी। नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट रशिया की करने जा रहा है, हर तरह की सपोर्ट, चाहे उसको फौजें चाहिए, चाहे उसको वेपन्स चाहिए, अनकंडीशनल अनलिमिटेड सपोर्ट नॉर्थ कोरिया ने रशिया की करने का अनाउंस कर दिया। किम जोंग अन की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आ गई है। इससे भी वेस्टर्न, अब आप देखें कि मैक्रोन ने अभी जो शंग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर के अंदर, वहां पर ये खड़े होकर कहा था कि नॉर्थ कोरिया को चाइना रोके, वगरना नेटो जब वो एशिया में आ रहा है, ये धमकी उन्होंने लगाई थी। जाहिर बात है ये धमकी थी, अब चाइना क्या उस धमकी से कोई पीछे हटता है या चाइना क्या रोके नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया के इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम तो अनकंडीशनल सपोर्ट जब वो करने जा रहे हैं। तो यहां इस अंदाज के अंदर भी मामला खराब हो रहे हैं। अगले 24 घंटों के अंदर बहुत ज्यादा आप कहने की चांसेस हैं कि रशिया हमला करने जा रहा है, तो उससे बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि जंग किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ा इवेंट हुआ है जिससे पूरी दुनिया के अंदर गुस्से की एक नई लहर दौड़ गई है। शदीद तरीन इस वक्त गुस्सा है और मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट है वो शदीद तरीन दबाव के अंदर आ गई है। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीज फायर की करारदाद लाई गई है
15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 14 ने इसके हक के अंदर वोट दे दिया है, और ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसके हक के अंदर वोट दिया है। हालांकि वो इससे पहले अब्सटेन भी करते रहे, खिलाफ वोट नहीं किया, वीटो नहीं किया, लेकिन एब्सटेन भी करते रहे। लेकिन अब की बार उन्होंने इस सीज फायर की करारदाद के हक के अंदर वोट दिया है। लेकिन एक मुल्क है जिसने इसको वीटो कर दिया है, और उस मुल्क का नाम है अमेरिका, जो इससे पहले कई मरतबा वीटो कर चुका है, और उस वक्त भी बहुत रिएक्शन आता रहा है। लेकिन इस वीटो का खास पस मंजर है, और इसका रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होने जा रहा है। एक तो ये ट्रंप इंतजामिया के अंदर ये पहला वीटो है, वो ट्रंप इंतजामिया जो एक लिबादा ओढ़े हुए है पीस का, जंगों के रोकने का, ठीक है, वो लिबादा इसका एक्सपोज होता चला जा रहा है, और इसका असल स्याह मुनाफिक चेहरा जब वो दुनिया के सामने आ रहा है, इसके अपने लोगों के सामने आ रहा है। और इस वीटो का पस मंजर यह है कि ये वो शख्स है, ये वो इंतजामिया है जिसके सदर को अभी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने दौरा करवाया है। बाइडन का दौरा नहीं हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, इस शख्स का हुआ है। और जो इज्जत तकरीम इसको मिडिल ईस्ट में दी गई, जो इसके लिए वाह वाह की गई, जो इसके लिए तालियां बजाई गई, जो इसको सबसे बड़े एजाजात से नवाजा गया, सबसे बड़ा ऑनर इसका किया गया, ठीक है, और इसको एक मसीहा के तौर पर प्रेजेंट किया गया। तमाम ने कहा कि ये तो पीस मेकर है और ये तो जंगे रोकने वाला है, मतलब इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया। और खुद भी ये शख्स जो है वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करता है अपने वोटर्स के सामने और दुनिया के सामने कि ये तो जंगे रोकने वाला है, ये तो अमन की बात करने वाला है। हालांकि ये शख्स ये पिछले वाले से भी ज्यादा बेरहम है, ज्यादा मुनाफिक है, ठीक है, और इसका ये चेहरा जब वो आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने एक्सपोज हो रहा है, सबसे पहले इसके अपने लोगों, अपने वोटर्स के सामने एक्सपोज हो रहा है। तो जनाब इसने वीटो कर दिया है, इस इंतजामिया ने, इसमें ये पहला वीटो है जो हुआ है, और ये बेरहमी की इंतहा है। 20 महीने हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा बंदा वहां पर शहीद हो चुका है, और लाखों की तादाद के अंदर जख्मी हैं, और दुनिया का सबसे हॉरिफिक जेनोसाइड हम इस वक्त देख रहे हैं। तो इस वीटो ने साबित किया कि जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसका असल जिम्मेदार अमेरिका है, और सुप्रीम लीडर का बड़ा हार्श रिस्पांस आया, और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को जो है वो मुखातिब करते हुए रिस्पांस आया कि ये है वो बंदा जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर रहे थे और उसको एजाजात से नवाज रहे थे। और ईरान को कहा जाता है कि वो तो बड़ी कंजर्वेटिव सोच रखता है, वो जनाब एक्सेप्ट नहीं करता इजराइल और अमेरिका को। कल भी इस वीटो से पहले सुप्रीम लीडर का बड़ा सख्त तरीन रिस्पांस आया, और उसने कहा कि इजराइल और अमेरिका के ऊपर जो रिलाय करेगा खसारे में जाएगा, ठीक है। तो इस बुनियाद पर कहा जाता है कि जनाब देखो ईरान जो है ना वो रियलिटीज को नहीं समझता, और वो एक जज्बाती सी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन्होंने माना है वो भी इसका नतीजा भुगत लें। सबको पता है ना, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज इस बात को तो इंडोर्स करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट्स नहीं बचेंगी, ये पूरा मिडिल ईस्ट जंग के अंदर ड्रैग हो जाएगा, ये गजा की जेनोसाइड जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर देगी। ये सारी गवर्नमेंट्स इस बात को रिकॉग्नाइज करती हैं, इस खतरे को समझती हैं, और इस बात को समझती हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। तो उसके बावजूद अगर उनका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, उनका सबसे बड़ा मसीहा उनके लिए जंग नहीं रुकवा रहा, तो फिर इसको किस अंदाज के अंदर देखा जाए। तो इसकी अब कई डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि खुद ट्रंप, इसका सही चेहरा जब वो एक्सपोज हो रहा है, और ऑलरेडी जो पिछला सर्वे आया था वर्ल्ड वाइड इसकी रेटिंग गिर गई है, वर्ल्ड वाइड जो है ना इसकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। और कल हमने एक सर्वे आपके सामने रखा अमेरिका के अंदर से, जिसमें इसकी पॉपुलैरिटी धड़म से नीचे गिर रही है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जिसमें वन ऑफ द टॉप ये गजा की जेनोसाइड है, यूक्रेन की जंग ना रुकवाना है, मजीद जंगों के अंदर ड्रैग होना है, और इकोनॉमिक वॉर है और डिफरेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं। इसकी रेटिंग धड़म से नीचे गिर गई है, और जो आगे मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें रिपब्लिकन्स को खतरा है कि वहां पर ये हार जाएंगे, ठीक है ना। रिपब्लिकन्स आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में जो इसी साल होने जा रहे हैं उसमें हार सकते हैं। तो ये शख्स जो है वो तेजी के साथ अनपॉपुलर हो रहा है, कंट्रोवर्शियल हो रहा है। धबरदस्त भी इसकी पूरी इंतजामिया धबरदूस हो चुकी है और इनकॉम्पिटेंट साबित हुई है। इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, इसका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो, इलोन मस्क के साथ इसका पेचा पड़ गया। इलोन मस्क ने इसके बिल को शेमफुल जो है वो करार दे दिया है। तो इसकी पॉपुलैरिटी धड़म से नीचे गिरती चली जा रही है, ये तेजी के साथ कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। और डॉक्टर्स इसके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये तो मेंटली फिट नहीं है लीडरशिप के लिए, ठीक है। तो पहले दिन हमने कहा था कि अगर ट्रंप ने गजा की जारियत के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया तो ये इसका हशर भी बाइडेन जैसा होगा, कंट्रोवर्शियल और इररेलेवेंट हो जाएगा और एक भी इसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी। आज तक मुझे बताइए अभी तक इसने क्या कामयाबी हासिल की है, ठीक है, कौन सी पॉलिसी इसकी इंप्लीमेंट हो गई है। तो अंदर से जो है वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब इस वीटो का अंदर से सबसे ज्यादा रिएक्शन आ रहा है और ये क्या इत्तेफाक है कि वो एक एक लीडरशिप जिसने गजा की जेनोसाइड में सपोर्ट किया है उसको अवाम ने उठाकर बाहर फेंकर उसका करियर भी खत्म हो गया है। चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो जर्मन चांसलर हो, चाहे वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जापान का प्राइम मिनिस्टर हो, एक एक लीडरशिप जो है उसको अवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। और अभी जो ताजा तरीन स्टैट्स यूरोपियंस के पास आए हैं उनको भी पता चला है कि जो वोटर टर्न आउट है, जो वोटर बिहेवियर है, वो बरह रास्त असरअंदाज हो रहा है गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो इस वीटो की बहुत अहमियत है
ٹھیک ہے, اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے اوپر زیادہ پریشر آنے والا ہے. اب آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ساری جو بات ہو رہی ہے وہ ان ریفرنس ہو رہی ہے, ان کمپیریزن ہو رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اس بندے کو بلا کر انویسٹمنٹس اناؤنس کر رہی ہیں اور عزت تکریم دے رہی ہیں اور اس کو مسیحا بنا رہی ہیں, اور اس نے ویٹو کروایا ہے. اور دیکھیں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ یہ بھی پورٹرے کر رہی تھی کہ یہاں پر تو اب امریکہ سیز فائر کی ایفرٹس کر رہا ہے, بس آج کل میں سیز فائر ہوا, یہ بھی وہ پورٹرے کروا رہے تھے, تو وہ بھی کور اب ہٹ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ امریکہ کوئی سیز فائر نہیں کروا رہا اور نہ وہ کروانا چاہتا ہے, اور غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے اور اس کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ کس طرح کے کرائم جو وہ اسرائیل کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 550 ربی, جو کہ ان کے سب سے بڑے آپ سمجھ لیں مذہبی اسکالر ہوتے ہیں, تو 550 ربی جو کہ امریکہ کے اندر ہیں, انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے امریکی صدر, یہ تو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ اس وقت وہاں کی ٹاپ ہیڈ لائن ہے, 550 ربی نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ تو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, یہ تو ایک اینٹی سیمیٹک شخص ہے. اب یہ عجب پھڈا وہاں پر پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کچھ پرپز اچیو کرنے کے لیے اینٹی سیمیٹزم کا ایک کور لے کر اس میں یہ اقدامات اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے ہمیں یہ زیادہ غیر محفوظ بنا رہا ہے. ابھی ٹرمپ نے جو ہے وہ 12 ملکوں کے اوپر ٹریول بین لگایا ہے, جو کلوراڈو کے اندر واقعہ ہوا تھا, جو ان کے پروٹیسٹ کے اوپر اٹیک ہوا, 12 ملکوں کے اوپر ٹریول بین لگایا ہے, جس میں یمن ہے, ایران ہے, افریقہ کے مالک ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو اٹیک کرنے والا تھا وہ تو ایجپشین نیشنل تھا, تو ایجپٹ کے اوپر ٹریول بین نہیں لگایا, یمن, ایران اور وہ سب کے اوپر لگا دیا. 550 ربی نے کہا ہے کہ یہ بندہ تو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے. ربی accusing Trump of exploiting Israelis to justify his actions, sowing divisions among Americans and undermining the democracy and communities. یہ تو ہمیں بندہ شخص جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, اور یہ ہمارا کور لے کر یہ اپنے جو پرپسز ہیں اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ کنٹروورشل ہوتا چلا جا رہا ہے, ان پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے, irrelevant ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی ایک پالیسی بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہی. وہ جو ابھی یہ بل لے کر آیا اس پہ سب سے زیادہ تنقید تو ایلون مسک نے اس کو شیم فل جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. اور دنیا میں دیکھ لیں کون اس کی بات سن رہا ہے. یہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے کال پہ اتنا اس کو ہے کہ میری ابھی بات ہو جائے, اور چائنا کے پریزیڈنٹ ابھی تک اس کے ساتھ کال پر اس نے بات نہیں کی ہے, اس کو اس نے بلایا اور وہ اس کی تقریب کے اندر نہیں آیا. باقی اس کی بات جو ہے وہ دنیا کے اندر کون سن رہا ہے. صرف مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے اس کو تھوڑا سا کوئی سکسیسفل بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو, اور اس نے پھر وہاں پر جا کر وہی کلیم کیا کہ دیکھو میں تو منٹوں کے اندر وہاں سے کتنی ٹریلینز آف ڈالرز لے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ انویسٹمنٹس ہوا کے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو مسئلہ یہاں پر اب نہیں رک رہا, تو یہ وہ انویسٹمنٹس تو نہ ہونی ہے نہ وہ آگے چل سکتا ہے وہ پروجیکٹ. اس وقت بھی ہم نے ساری رپورٹس آپ کے سامنے رکھی تھی. تو امریکہ کی اکانومی مزید ورس تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیے, ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر سنگاپور کے اندر ڈیفینس سیکرٹری نے کہا کہ ہم پیسیفک کے اندر آ رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ ہماری جنگ ہے, لیکن یہ وہیں یورپ میں ڈریگ ہو رہے ہیں, وہی پھر مڈل ایسٹ کے اندر ڈریگ ہو رہے ہیں. تو یہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ان کو آنا پیسیفک کے اندر ہے, لیکن ڈریگ یہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. تو مڈل ایسٹ تو پھر بھول جانا. یہ اسرائیل جو ہے نا, دیکھیں آج ایک اور ریزسٹنس پیدا ہو گئی, آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. یمن نہیں رک رہا, یمن تا قیامت نہیں رکے گا, ٹھیک ہے. حزب اللہ اپنے ویپنز اور ان تمام فائٹرز کے ساتھ موجود ہے, اور فی الحال اس کا لڑائی جو ہے لیبنیز گورنمنٹ اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ جاری ہے. جو ہی وہ والی بیٹل اندرونی جیت جائے گی, پھر آپ کو آنے والے مہینوں میں وہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آئے گی, پھر کوئی اور ریزسٹنس کھڑی ہو جائے گی. تو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جتنی مرضی بے حسی کر لیں, اس کا الٹا زیادہ ریئیکشن آنا ہے. تو جس راستے کے اوپر اسرائیل چل رہا ہے, یہ ویٹو کر لیں, یہ پورا گلوبل آرڈر لے آئیں, یہ پورا کا پورا گلوبل آرڈر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس راستے کے اوپر کسی کو کوئی فتح نہیں ہے. یہ جنگیں ہیں, ٹھیک ہے, اور مڈل ایسٹ لمبی جنگوں کے اندر ڈریگ ہو جائے گا, اور یہ تنظیمیں بڑی پاورفل ہیں, ان کو پیچھے سے بڑی سپورٹ ہے, اور یہ بڑا لمبا عرصہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتی ہیں. اور اب دیکھیں یمن نے انسیکیور کر کے رکھ دیا اسرائیل کو, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ اٹیک کریں گے, ٹھیک ہے. تو کوئی فتح ان کو یہاں پر نہیں ملنے والی ہے سوائے اس اگریشن کے جو یہ کر رہے ہیں, اور اس کا حساب بھی ایک نہ ایک دن جو وہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا. اب میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر کیا حیران کن تبدیلی آ رہی ہیں. انپریسیڈنٹڈ اسکیل کے اوپر اس وقت واقعات ہو رہے ہیں, اور ویسٹرن گورنمنٹس مسلسل ہر دن کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے, ان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا. صرف یہ اسٹیٹمنٹس دینے سے کام نہیں چلے گا. ایک تو فرانس کے اندر بڑا واقعہ ہوا ہے, وہاں پر ورکرز نے, یونینز نے وہ شپمنٹس روک لی ہیں جو اسرائیل جا رہی تھی. ان کو پتا چلا ہے کسی رپورٹ کے ذریعے, فرینچ پورٹ ورکرز بلاک آرمز شپمنٹ ٹو اسرائیل امڈ غازہ جینوسائیڈ. یہ کوئی فلسطینی عربز مسلمان نہیں ہیں, یہ نیٹیوز ہیں, یہ فرینچ ہیں, انہوں نے روکی ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر لوگ اس حد تک متحد ہو گئے ہیں, اگر یونینز اس حد تک کولیکٹیو ایکشنز لینا شروع ہو گئی ہیں, تو اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے,
اور یہ لوگ اب کتنے زیادہ غصے میں ہیں اسرائیل کے حوالے سے. فرینچ پورٹ ورکرز بلاکڈ آرم شپمنٹ باؤنڈ فار اسرائیل کنڈیمنگ فرانس رول ان سپورٹنگ اٹس ملٹریلی. اور یونین نے کنڈیم کیا فرانس کی گورنمنٹ کو کہ تم ملٹریلی سپورٹ کر رہے ہو. دا شپمنٹ انکلوڈ کمپوننٹس یوزڈ ان غازہ اٹیکس ریزنگ ٹرانسپیرنسی کنسرنز. اور اس کے اندر مشین گنز کے حوالے سے اور بہت ساری ایسی جو ویپن ہے وہ اس کے اندر موجود تھا. دا مووز کمز آفٹر این انویسٹیگیشن رپورٹ ڈسکلوزڈ. شپمنٹ انکلوڈ 19 پیلٹس carrying 14 tons of ammunition, links believed to be components for machine guns used by Israeli army. The Union confirmed its refusal to load the cargo onto the vessel headed to the port of Haifa. کوئی انہوں نے کہا کوئی شپمنٹ ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے. بالکل انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. اور یو کے کے اندر شدید ترین پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یو کے اندر یعنی پارلیمنٹ میں اجلاس جاری تھا, باہر بڑی تعداد کے اندر پروٹیسٹر آ گئے اور انہوں نے ایک سمبولکلی انسرکل کر لیا پورے پارلیمنٹ کو اور کہا کہ فل جو اسلحہ بین ہے وہ لگنا چاہیے. اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے شدید تنقید کی گورنمنٹ کے اوپر اور کہا کہ فوری جو اسلحہ امبارگو ہے وہ لگنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل وہاں پر کس طرح ظلم کر رہا ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی اور باہر بھرپور پروٹیسٹ. یو کے پروٹیسٹر یل starving children red line in pro-Palestine rally. Thousands of protesters gathered outside the UK parliament and calling the British government to impose immediate sanctions over the genocidal war in Gaza. بلڈنگ کو انہوں نے ایک ہیومن چین کے ذریعے سمبولکلی جو ہے وہ انسرکل کیا اور انہوں نے پھر سائنز بنائے اسٹاپ آرمنگ اسرائیل اینڈ فل امبارگو ناؤ. یہ انہوں نے اپنی ہیومن چین کے ذریعے یہ لکھ کر جو ہے وہ سائنز بنائے. اور یو کے کنڈیمز اسرائیلی اسٹرائکس آن غازہ ایئر سینٹرز ایکوز UN وار کرائمز. یہ پارلیمنٹ کے پھر اندر شدید ترین تنقید گورنمنٹ کے اوپر ہوئی. The United Kingdom has intensified its condemnation of Israeli military action in the Gaza Strip. اور اس میں کچھ گورنمنٹ کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ پیلسٹینین جو ہے وہ وہاں پر ان کی میس کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. Palestinians have been killed when trying to access aid sites in Gaza. ایڈ لینے کے دوران ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور انہوں نے ایڈ پالیسی کو inhuman قرار دے دیا, calling for full accountability. یہ جناب وہاں پر ہو رہا ہے. اور سوئٹزرلینڈ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. Swiss diplomats take swing at government over complicity in Gaza genocide. سوئٹزرلینڈ کے ٹاپ جو ڈپلومیٹس ہیں اور وہ امبیسڈرز بھی شامل ہیں جو ورلڈ کیپٹلز کے اندر اپوائنٹڈ رہے ہیں, جیسے برلن ہے, جیسے پیرس ہے اور جیسے واشنگٹن ہے, تہران. وہ امبیسڈر بھی انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ فل فار ایکشن لے, صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. تو دیکھیں نا ان کے لوگ جو ہیں ان کی کمیونٹیز جو ہیں وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں کہ بھئی ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں, لوگ ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, اب ہم جہاں پر جا رہے ہیں ہمارا کیا امیج ہے وہاں پر پورٹری کیا جا رہا ہے. تو ایک اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے ہم اس کی کیوں سپورٹ کرتے تھے. تو یہ اندر سے تو اصل میں یہ لڑائی جو ہے وہ انسانیت کی لڑائی بن چکی ہے, صرف فلسطین کی نہیں, یہ انسانیت کی لڑائی بن چکی ہے ان شیطانی طاقتوں سے جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, جن کا ہر گورنمنٹس کے اوپر انفلوئنس ہے. تو یہ انسان نکلے ہوئے ہیں ان شیطانی طاقتوں کے خلاف اور سب سے بڑی بیٹل غزہ میں جاری ہے اور اس کی سپورٹ میں انسان جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور انسانیت کو بچانے کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور شیطانی طاقتوں کے خلاف. تو دیکھتے ہیں یہ شیطانی طاقتیں جیتتی ہیں یا آخرکار انسانیت جیت جائے گی. اور نتنیاہو کے حوالے سے ایک گلوبل سروے کیا ہے یہ ویسٹرن مختلف انسٹیٹیوشنز نے ویسٹرن ملکوں کے اندر. شارپ ڈکلائن ان انٹرنیشنل پرسپشن آف اسرائیل اینڈ نتنیاہو اور براڈ انٹرنیشنل شفٹ ان پبلک اوپینین ٹورڈز اسرائیلی آکوپیشن اینٹی. ویسٹرن ملکوں کے اندر نتنیاہو کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈکلائن اور ٹرمپ بھی بالکل ایک کنٹروورشل شخصیت جو بن چکا ہے اور ریٹنگ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو لڑائی پوری دنیا میں جاری ہے اور انپریسیڈنٹڈ اسکیل کے اوپر ہے. تو کتنی دیر یہ ویسٹرن گورنمنٹس ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گی اور ادھر جنگ نہیں رکنے والی ہے. یہ بھول جائیں کہ یہ اسرائیل قبضہ کر لے گا, فلسطینی ڈسپلیس ہو جائیں گے, گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور ریزسٹنس ختم ہو جائے گی, عرب اسرائیلی نارملائزیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ بھول جائیں. یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ کسی کی حسرت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ریالٹی نہیں ہو سکتی. یہاں پر اتنی آپ کہہ لیں کہ خوفناک جنگ آگے چھڑنے جا رہی ہے اگر یہ سیز فائر یہ نہیں کروا رہے, جو کہ واضح ہو گیا ہے اس ویٹو کے بعد کہ یہ پھر ایک آر پار کی لڑائی ہی ہے, ایک آر پار ہی کی لڑائی ہے, یہ ٹیبل پر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اگلا ٹائم اور خوفناک آنے والا ہے, یہ جنگ اور زیادہ خوفناک ہونے والی ہے. آپ ذرا شام سے دیکھیے نئی ریزسٹنس کا جناب یہاں پر جنم ہوا ہے. اس سے ہل گیا ہے دمشق بھی اور تل اویو بھی اور خود ترکی بھی اور باقی بھی کہ یہ یہاں پر معاملہ کیا چل پڑا ہے. نیو سیرین گروپ کلیمز گولان اسٹرائکس واز ریزسٹنس ٹو اسرائیل. اچھا اب اس میں بڑی انپورٹنٹ بات ہے, نیولی ایمرجنٹ فیکشن ان سیریا یہ ہو گئی ہے اور انہوں نے جو پہلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ اعلان جنگ ہے. انہوں نے جناب جو پہلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیریا میں ہم ریولوشن لے کر آئے ہیں that has deviated from its path.
تو जिस रास्ते के ऊपर इसको चलना चाहिए था, ये रास्ता मुड़ गया है, क्योंकि अहमद अल शरा ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की है। हम इसलिए शाम के अंदर ये रेवोल्यूशन लेकर नहीं आए थे। दिस इज द बिट्रेयल ऑफ सीरियाज ओरिजिनल रेवोल्यूशनरी गोल्स। तो ये बिट्रेयल किया गया है, हम इसको नहीं मानते। वार्निंग टू तल अवीव, यू आर फेसिंग रात। अब जो सीरिया का कहर है वो नाजिल होगा, ये उन्होंने वार्न किया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अंदर ही से कोई ग्रुप उठा है, शायद ये अहमद अल शरा के साथ हो, चूंकि 22 ग्रुप्स थे ना, और उनकी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आई थी, आपको याद होगा, हमने आपके सामने रखा था, जिन्होंने कहा था कि हम वार्न कर रहे हैं दमिश्क अथॉरिटीज को कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ ना बढ़े। लेकिन इसने फिर बयान दाग दिया और कहा कि हमारे और इजराइल के एनिमी सेम हैं और हम तो एक ही रास्ते के ऊपर हैं। तो जनाब ऐसा लग रहा है कि ये कोई अंदर ही से वो ग्रुप्स, ठीक है ना, देखें ये तो ऊपर से ये बंदा बैठा हुआ ना जिसको नेतन्याहू ने या इजराइल ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने किया, यूक्रेन ने किया, यूरोप ने किया, नीचे वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और लोग हैं वो तो इजराइल को नहीं मानते और उनकी जमीनों के ऊपर इजराइल कब्जा कर रहा है और बमबारी कर रहा है। बमबारी कर रहा है इजराइल, और कितनी बमबारी इसने की है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और पिछले सालों के अंदर इजराइल ने क्या किया ये शाम के लोगों को नहीं पता। तो ऐसा लग रहा है कि वही कोई ग्रुप जो है वो वहां से उठ गया है और उसने इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। अगर ये ग्रुप्स इतने ताकतवर हैं, अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो लोगो है वो हिजबुल्लाह जैसा लोगो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और खतरनाक बात भी है कि चूंकि देखिए ना ये सारे जो कंट्रीज हैं ये हिजबुल्लाह को तो अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हैं ना, तो इधर से ये सारे कंट्रीज इस रेजिस्टेंस के खिलाफ अटैक कर रहे होंगे और उधर से इजराइल कर रहा होगा। तो ये काफी खतरनाक सा मामला हो गया है और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस के पैदा होने को नहीं रोक सकते हैं। अगर उनको रोकना है तो ऑक्यूपेशन को रोकना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का पैदा होना एक फितरती अमल है। जहां पर रेजिस्टेंस होगी दुनिया के किसी भी कोने में होगी, सिर्फ फलस्तीन का मामला नहीं है, जहां पर भी कोई ऑक्यूपेशन की पावर आती है वहां पर रेजिस्टेंस खड़ी हो जाती है। ये दुनिया की तारीख है। इनको जहां पर काम करना है इजराइल की ऑक्यूपेशन को रोकना है, जेनोसाइड को रोकना है, वरना इस तरह से लोग खड़े होते चले जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो इस तरह से रेजिस्टेंस जब पैदा होती चली जाएगी। तो ये खतरनाक है, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब आप जेनोसाइड नहीं रुकवा रहे तो फिर इस तरह के वाकयात जब होते रहेंगे और उल्टा इजराइल जब शाम की जमीनों के ऊपर कब्जे कर रहा है तो ये तो वहां के लोगों को कबूल नहीं हो सकता था। तो ये मामला यहां पर है और वहां पर कॉल पर बात हुई है ट्रंप और प्यूटन की, और अभी ट्रंप ने इसके बारे में तफसील नहीं बताई। जाहिर बात है कि प्यूटन ने कहा होगा कि अब आप संभालें नेटो को, ठीक है ना, आप जंगबंदी की बात कर रहे थे, इन्होंने तो एस्केलेट किया है तो वह हम भी एस्केलेट करेंगे। इसलिए ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप वांट्स प्यूटन प्लान्स टू रिटेलिएट वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट यूक्रेन। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो टू अनकंडीशनली सपोर्ट रशिया इन यूक्रेन वॉर। ये बहुत बड़ा वाकया होगा क्योंकि जापान भी, साउथ कोरिया भी यूक्रेन की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया की वजह से, और मैक्रोन धमकी लगाकर गए और अब नॉर्थ कोरिया किस हद तक जाकर सपोर्ट करता है, ये मामला यहां पर खराब हो रहा है। और द गार्डियन क्या लिख रहा है, क्रेमलिन एंड ट्रंप आइड्स रेज न्यूक्लियर वॉर फियर्स आफ्टर यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक। गार्डियन लिख रहा है कि न्यूक्लियर का खतरा मौजूद है, तो वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है कि न्यूक्लियर जंग का खतरा मौजूद है। ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि न्यूक्लियर जंग का खतरा मौजूद है, बट आई डाउट कि अभी न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा, आखिरी हद तक प्यूटन नहीं करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें और यूक्रेन को जब मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लें और इसके जरिए नेटो को एक एब्सोल्यूट शिकस्त दें। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर नेटो इस तरह से एस्केलेट करता गया तो फिर अल्टीमेटली उसकी तरफ भी प्यूटन जा सकता है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आपने राज़ रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।